हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन कर रहे थे धातु निष्कर्षण। इसको अंग्रेजी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी कहा जाता है। इसका हिंदी में दूसरा नाम धातु क्रम है। वहां पर हमने अध्ययन किया था कि धातु निष्कर्षण को हम मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटते हैं। वो 4 चरण कौन कौन से हैं आपको बताए गए थे। एक बार पुनः मैं यहां बताना चाहूंगा। वो मुख्य 4 चरण है। नंबर 1, अयस्क का सांद्रण, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हमारे पास अयस्क होता है, इस चरण में हम उसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने की आपको 4 विधियां बताई गई थी, जिसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग अर्थात जल से धोना, दूसरी विधि हमने अध्ययन की थी झाग प्लवन विधि अर्थात फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और तीसरा हमने अध्ययन किया था चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। और चौथा और अंतिम हमने यहाँ पे जो मेथड है वो पढ़ा था रासायनिक पृथक्करण विधि अर्थात केमिकल सेपरेशन मेथड। इन 4 विधियों द्वारा हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरे चरण का भी अध्ययन किया था, जिसमें जो सांद्रित अयस्क आएगा हमारे पास, उसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, ये हमारा दूसरा चरण है। इस चरण में हमने वहां पर 2 विधियों का अध्ययन किया था कि सांद्रित अयस्क को किस प्रकार से हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। वो 2 विधियां कौन कौन सी थी? नंबर 1 भर्जन और नंबर 2 निस्तापन। हम वहां पर इनका अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज हम चलते हैं धातु निष्कर्षण के तीसरे चरण पर। देखिए, धातु निष्कर्षण का जो तीसरा चरण है वो क्या है? धातु निष्कर्षण का तीसरा चरण है धातु ऑक्साइडों का धातु में परिवर्तन। बहुत आसान सा चरण है यह। जो हमारे पास दूसरे चरण में धातु ऑक्साइड आ जाएगा, उसको हमें क्या करना है? धातु में बदलना है। तीसरे चरण में धातु ऑक्साइड को धातु में बदलेंगे। अच्छा, और चौथा जो चरण रहेगा हमारे पास, वह रहेगा धातुओं का शुद्धिकरण अर्थात रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आज हम अपने इन्हीं दोनों चरणों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, धातु ऑक्साइडों का धातु में परिवर्तन, अर्थात क्या किया जाएगा इस चरण में? इस चरण में हम धातु के ऑक्साइडों से धातु बनाएंगे। क्या किया जाएगा धातु ऑक्साइडों को धातु में परिवर्तित करने के लिए? आप यहाँ पर इस वाक्य को ध्यान से देखिए। ये है मेरे पास धातु ऑक्साइड, है ना, धातु ऑक्साइड, और मुझे इससे क्या बनाना है? मुझे इससे धातु बनानी है। धातु ऑक्साइड आपको याद होगा क्या होता है? धातु ऑक्साइड धातुओं के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनता है। इस चरण में हम क्या करते हैं? इस चरण में धातु ऑक्साइड को धातु में बदलते हैं। अर्थात देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो धातु है मैं उसको M संकेत से प्रदर्शित कर देता हूँ। M का मतलब मेटल, धातु, और उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है, तो ये हो गया धातु का ऑक्साइड। ठीक है, उसका सामान्य सूत्र हो गया। मुझे क्या करना है? मुझे इसमें से धातु को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है ना?
तो किसी भी यौगिक में से, देखिए यहाँ पर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अर्थात यहाँ पर ये यौगिक है, तो किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन को अलग करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन, क्या कहेंगे उसको? अपचयन। इंग्लिश में हम इसको रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो हम क्या करवाएंगे इस चरण के अंदर? हम धातु ऑक्साइड का रिडक्शन करा देंगे, अर्थात अपचयन करा देंगे। तो इस चरण को हम अपचयन का नाम भी दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? अपचयन, अर्थात रिडक्शन। हम इसके अंदर क्या करवाएंगे? धातु ऑक्साइड को धातु में बदलेंगे, अर्थात धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देंगे, और किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन का हटाना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर भी धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया है, अर्थात रिडक्शन हो गया है, अपचयन हो गया है। इसलिए इस पूरे चरण का नाम अपचयन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी देखें कि अपचयन कैसे करेंगे। अपचयन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हम उपयोग करेंगे, आइए देखते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में 3 प्रमुख विधियां दी गई है, हम उनका अध्ययन करते हैं। धातु ऑक्साइडों को धातु में बदलना है, अर्थात अपचयन करना है, तो उसकी सबसे आसान विधि है केवल गर्म करके। तो जो हमारे पास धातु ऑक्साइड है ना, उसका हमें क्या करना है? केवल गर्म करना है, अर्थात केवल गर्म करके हम धातु ऑक्साइड को धातु में बदल सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे करेंगे। उससे पहले आपको एक बात यहां पर याद रखनी होगी कि केवल गर्म कौन से धातु ऑक्साइडों को किया जाएगा? उन्हीं धातु ऑक्साइडों को किया जाएगा जो कम क्रियाशील है। जो कम क्रियाशील धातु है उनके ऑक्साइड को यदि हम गर्म कर देते हैं तो उनसे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप याद रखिएगा। कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु जो होंगी उनके लिए यह विधि उपयोग में लाई जाएगी। ठीक है, आइए इसके जरा उदाहरण देख लें कि ऐसी कौन सी धातु है जो कम क्रियाशील है और इस विधि द्वारा अर्थात गर्म करके उनके अंदर से ऑक्सीजन को हम अलग कर ले। देखिए ऐसा ही हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हमने लिया है यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड HgO। मरकरी पारस को कहते हैं, उसका ऑक्साइड है ये। यहाँ पर मरकरी कम क्रियाशील धातु है, यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड है, कम क्रियाशील धातु का ऑक्साइड है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे केवल उसको गर्म करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे गर्म करने पर। तो ये जो मरकरी ऑक्साइड है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर से मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। देखिए कितनी सरल समीकरण है ना। धातु ऑक्साइड केवल गर्म किया, धातु अलग, ऑक्सीजन अलग। लेकिन कैसी धातु का ऑक्साइड है ये? कम क्रियाशील धातु का ऑक्साइड है यहाँ पर ये। इसलिए केवल गर्म करने से इस धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गई, अर्थात धातु ऑक्साइड का मरकरी ऑक्साइड का अपचयन हो गया है ना। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड 2Ag2O, ये हमारे पास है सिल्वर ऑक्साइड। देखिए सिल्वर कैसी धातु है? सिल्वर कम क्रियाशील धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, हमें इस ऑक्सीजन को हटाना है। तो कम क्रियाशील धातु से जब ऑक्सीजन को हटाना है तो क्या करना उचित रहेगा? केवल गर्म करना उचित रहेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर गर्म कर देंगे। गर्म करने पर जब हम इसको गर्म करेंगे
ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या उत्पाद बनने वाला है, यहाँ पे सिल्वर बनने वाला है और क्या अलग हो जाने वाली है, ऑक्सीजन अलग हो जाने वाली है। देखिए कितने साधारण से समीकरण है, आप इनको याद रखिएगा और याद रखिएगा कि केवल गर्म करके हम धातु ऑक्साइडों को धातु में बदल सकते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवा सकते हैं। पहले विधि समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी विधि की ओर। देखिए हमारे पास दूसरी विधि है कि जो हम अपचयन करवा रहे हैं ना, वो कम क्रियाशील धातुओं का तो गर्म करने पर हो गया, लेकिन जो क्रियाशील धातुएं हैं वो जल्दी से ऑक्सीजन को अपने से हटने नहीं देगी, उनको अपने साथ जोड़े रखेंगी। तो उनमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसी हमें दूसरे पदार्थ की आवश्यकता होगी जो जाए और उसमें से ऑक्सीजन को अपने साथ निकाल लाए, है ना। और ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक? वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन को निकाल लाए, ऑक्सीजन को हटा दे, अपने साथ जोड़ ले, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अपचायक। तो यहां पर जो हमारी दूसरी विधि है ना, उसमें हम अपचायकों का उपयोग करेंगे। अपचायकों का उपयोग करके, ये हमारी दूसरी विधि रहने वाली है, अपचायकों का उपयोग करके, अर्थात अपचायकों को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके। ठीक है, ये हमारी दूसरी विधि है जहां पर हम ऐसे पदार्थ का उपयोग करेंगे जो दूसरे के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लाए। ऐसे कौन से पदार्थ हो सकते हैं जो क्रियाशील धातु के अंदर से और ऑक्सीजन को निकाल लाए? देखिए ऐसे कई पदार्थ हो सकते हैं, उनमें से एक है कोक। कोक जिसका संकेत है सी, कोक। कोक जो कार्बन का ही एक रूप है ना। यह क्या करेगा, धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग हटा देगा, अपने साथ जोड़ लेगा। तो ये यहाँ पर कोक जो है वो अपचायक का काम करेगा। ऐसा ही एक और अपचायक लेते हैं, प्रमुख अपचायक, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होगा जिसका संकेत है Al, वह भी अपचायक का काम करता है। तो ये किसके उदाहरण है, कोक और एल्यूमिनियम ऐसे अपचायकों के उदाहरण है, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट है जो धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने साथ ले आएंगे, धातु से अलग कर देंगे, अपने साथ जोड़ करके खुद ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोक है, वो कोक जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसके अंदर के ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी बना सकता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, वो भी क्या करेगा, वो जाएगा और जो धातु ऑक्साइड उसके अंदर से ऑक्सीजन को हटाएगा, अपने साथ जोड़ लेगा, क्या बन जाएगा खुद का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसके उदाहरण देखें हम, इनको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण देखें। तो आइए हम अपना पहला अपचायक लेते हैं, कौन सा, कोक। यहां पर हमने अपचायक लिया है कोक। कोक का संकेत क्या होता है, C। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कोक क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए कोक जो होता है वो काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। आपने देखा है कभी, जो आपके घर में चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं, है ना, उसमें जब हम बहुत सारी लकड़ियां लगा देते हैं एक साथ या बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लगा देते हैं और उसको जलाते हैं, तो कई बार वहां पे अंदर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन की वहां पर कमी रह जाती है और लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जल पाती है। लेकिन जो लकड़ी है वो जलने के बाद क्या होता है, काले रंग के ठोस पदार्थ में बदल जाती है। जब लकड़ी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलती है तो पूरी तरीके से नहीं जल पाती,
वो काले रंग के छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, आपने चूल्हे के अंदर देखे होंगे, है ना। तो वो जो काले रंग का ठोस पदार्थ है जो पूरे तरीके से जला नहीं, वह कहलाता है कोक। तो आपको अगर कोक बनाना है तो लकड़ी के टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो झुलस जाएंगे, काले रंग में बदल जाएंगे, काले रंग का ठोस पदार्थ बन जाएगा, वही क्या होगा, कोक। तो वही कोक लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब हम कोक से कैसे अपचयन करेंगे उसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत साधारण सा मैं एक उदाहरण लेता हूं। यहाँ पर पहला उदाहरण लिया मैंने, ये देखिए जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक अच्छी खासी क्रियाशील धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो धातु ऑक्साइड हो गया। अब हम इसको केवल अगर गर्म कर दे तो गर्म करने से जिंक इस ऑक्सीजन को अपने अंदर से अलग नहीं होने देगी, क्योंकि जिंक क्रियाशील है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा पदार्थ लाना पड़ेगा जो इसके अंदर से ऑक्सीजन को अलग कर दे, और उसके लिए हम यहाँ क्या ला रहे हैं, कोक ला रहे हैं। तो लाइए कोक, कोक को इसके साथ जोड़ दीजिए, देखिए कोक, ठीक है। तो कोक क्या करेगा, कोक यहां से जाएगा, इस ऑक्सीजन को जिंक से अलग कर देगा। तो जैसे ही ये कोक इस ऑक्सीजन को अलग कर देगा तो ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी, निकल गई यहां से, बच क्या गया, केवल जिंक बच गया है। तो रिएक्शन होने के बाद में जिंक जो है वो बच जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखिए कितनी साधारण सी अभिक्रिया है कि जिंक ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, कोक अपचायक के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है ना। जब जिंक ऑक्साइड के साथ कोक को अभिक्रिया करवाया तो कोक ने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अपचायक का कार्य किया और ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन को हटा के क्या किया, अपने साथ जोड़ लिया। अपने साथ जब कोक जब अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और जिंक धातु अलग हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे धातु ऑक्साइड से धातु मिल गई है, अर्थात तीसरा चरण हमारा हो रहा है। तो तीसरा चरण कोक की सहायता से हुआ है, अपचायक की सहायता से हुआ है। तो दूसरी जो हम विधि पढ़ रहे हैं अपचायकों का उपयोग करके, उसमें कोक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से हम कोक का एक और उदाहरण देखते हैं जहां कोक अपचयन कर रहा है, ठीक है। देखें, आइए यहां पर मैं एक और उदाहरण लेता हूं। यहां पर लिया मैंने लेड ऑक्साइड, आप याद रखिएगा क्या है यहाँ पर, लेड ऑक्साइड। इसको भी मैं कोक के साथ मिला देता हूं। जो लेड है वो भी अच्छी खासी क्रियाशील धातु है, और अकेले अगर हम इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन अलग नहीं होगी, क्योंकि इसको छोड़ेगा ही नहीं लेड ऑक्सीजन को, दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग है। तो इसको अलग करने के लिए हमने अपचायक का उपयोग किया। अपचायक क्या लिया, कोक। कोक जब इसके साथ जोड़ेंगे तो कोक क्या कर देगा, ऊपर वाली अभिक्रिया की तरह ही इसके अंदर से ऑक्सीजन को अलग कर देगा और खुद के साथ जोड़ देगा। तो धातु हमारी अलग हो जाएगी, लेड बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। देखिए कितनी साधारण सी अभिक्रिया है। तो आपको याद रह जाएंगे कि कोक जो है वो एक अपचायक के रूप में काम करता है और धातु ऑक्साइडों में से ऑक्सीजन को अलग करता है, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, अपचायक का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और अपचायक का नाम ले रहे थे जिसका नाम था एल्यूमिनियम। अब हम उसका भी देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम कैसे करता है, एल्यूमिनियम कैसे अपचयन करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम अपचायक के रूप में ले रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ले रहे हैं। एल्यूमिनियम जो अपचायक है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के अंदर काम करता है। उस अभिक्रिया को जानना चाहोगे आप? देखिए हमने देखा है कि जो आयरन होता है Fe2O3, ये देखिए ये यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, लोहा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी धातु है। हमें आयरन ऑक्साइड में से आयरन को अलग करना है, लोहे को अलग करना है।
तो जब हमें आयरन ऑक्साइड में से आयरन को अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में उपयोग करेंगे, क्योंकि आयरन भी यहाँ पे अच्छी खासी क्रियाशील धातु है। केवल गर्म करने से यहाँ से ऑक्सीजन अलग नहीं होने वाली है, साथ में कोक भी ले तो भी आसानी से अलग नहीं होगी, तो उसके लिए हम विशेष रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग करेंगे अपचायक के रूप में। एल्यूमिनियम क्या करने वाला है, देखिए जब मैं इसके साथ एल्यूमिनियम को अभिक्रिया करवाऊंगा तो एक विशेष अभिक्रिया होगी। आप याद करिए इसको, आप इसको समझिए, देखिए क्या अभिक्रिया होगी। ये जो एल्यूमिनियम है यहां से ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, आयरन बन जाएगा Fe, ये बन जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया है यहाँ पर कि Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड, उसके साथ हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम अपचायक का उपयोग किया, तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को आयरन से अलग कर दिया अर्थात हटा दिया, अर्थात अपचायक का काम कर रहा है और आयरन बन रहा है, प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। इस अभिक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पता क्या है कि इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी बनती है। याद रखिए इस चीज को, क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, और इस ऊष्मा के निकलने की वजह से इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम दिया गया है। वह विशेष नाम देखिए क्या है, वह विशेष नाम है थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो हमारे सामने हमने लिखी हुई है, इस अभिक्रिया को जिसमें आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो आयरन बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का मतलब हीट निकलती है, हीट का दूसरा नाम थर्म भी है, थर्म, थर्म नाम से ही इसका नाम थर्मिट अभिक्रिया पड़ा है। देखिए ये थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट का हिंदी में अर्थ होता है उष्मा, तो इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकली है ना, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम थर्मिट अभिक्रिया है। आप इसको याद रखिएगा, यह अभिक्रिया परीक्षा के दौरान कई बार पूछी जाती है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, उसका समीकरण लिखिए। तो आपके पास थर्मिट अभिक्रिया में आप क्या बताएंगे, वह अभिक्रिया जिसमें आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम अपचायक का काम करता है और आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है और आयरन बनता है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया के दौरान कि ये जो आयरन मिल रहा है ना, हमें यहाँ पे लोहा मिल रहा है, ये पिघली हुई अवस्था में मिलता है। कैसी अवस्था होगी इसकी, पिघली हुई अवस्था, अर्थात जिसको हम द्रव अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था में मिलेगी वो, लोहा हमें द्रव अवस्था में मिलेगा, पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। और इस लोहे की पिघली हुई अवस्था में मिलने की वजह से पता है क्या होगा कि इस अभिक्रिया को हम लोहे के गाटर और रेलवे की लाइन जो होती है उनको वेल्ड करने में हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, अर्थात वेल्डिंग में हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। क्या होता है, कई बार गाटर टूटे हुए होते हैं, उनको जोड़ना है, जोड़ना है तो उनको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो जुड़ेंगे जब उनको हम बहुत सारी ऊष्मा देंगे और पिघला हुआ लोहा डालेंगे। तो यह वही अभिक्रिया है कि इसमें आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया है तो इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकली कि जो लोहा है वो पिघला हुआ मिल गया। तो रेलवे की लाइन को जोड़ना है या गाटर जो होते हैं छत के उनको जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया को हम वेल्डिंग में भी उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, वेल्डिंग करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए हम तीसरे चरण में अभी तक दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, पहला केवल गर्म करके, दूसरा अपचायक का उपयोग करके। अब हम आते हैं अपनी तीसरी विधि पर,
जो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, विद्युत अपघटनी अपचयन। यहां पर भी क्या किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, पर किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से। विद्युत लेंगे और उसका क्या करेंगे, अपघटनी, विद्युत की सहायता से अपघटन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, और फिर अपचयन हो जाएगा। इसको, इस विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये देखिए, इस विधि को बोला जाएगा अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस विधि में देखिए हम क्या करते हैं, ये मैंने यहां पर एक बर्तन लिया, ठीक है, जिस धातु का मुझे अपघटन करना है अर्थात अपचयन करना है, उसको मैं यहां पर द्रवित अवस्था में ले लूंगा, ठीक है, द्रवित अवस्था में लूंगा। यहां पर इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं जरा कि कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं यहां पर एक विद्युत अपघटन लेता हूं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यहां पर हमें द्रवित अवस्था में रखना है। कौन सी अवस्था में रखना है, द्रवित अवस्था में रखना है, पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। इसको पिघला हुआ रखने के लिए और इसके आयन की गति को बढ़ाने के लिए हम यहां पर इसमें क्रायोलाइट, याद रखिएगा, क्रायोलाइट और फ्लस्फर, ये और मिलाएंगे इसके अंदर। एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम के साथ क्या मिला देंगे, देखिए, एल्यूमिनियम के साथ क्या क्या मिला देंगे, एल्यूमिनियम द्रवित अवस्था में, क्रायोलाइट और फ्लस्फर। क्रायोलाइट और फ्लस्फर क्यों मिलाया, क्रायोलाइट और फ्लस्फर इसलिए मिलाया कि क्रायोलाइट और फ्लस्फर इस एल्यूमिनियम के पिघलने के तापमान को कम कर देते हैं, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्रवित अवस्था में रहता है, मोल्टन स्टेट में रहता है। और ये जो क्रायोलाइट और फ्लस्फर है, जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ आयन में टूट जाएगा तो उसके आयन की गति को भी बढ़ाते हैं, ये आयनों को जल्दी जल्दी गति करने में सहायता करते हैं, इसलिए दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे, बैटरी के धन ध्रुव और बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे, जिसमें एक स्विच लगाया गया होगा। ये देखिए, तो यहां पर क्या है, ये धन ध्रुव है, और आप याद रखिए कि बैटरी के धन ध्रुव से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है वो क्या होता है, एनोड होता है। क्या बोलते हैं उसको, एनोड। जिसको बैटरी की धन ध्रुव से जोड़ा गया है वो एनोड होता है। इसके अलावा यहां पर हमने देखिए क्या किया हुआ है, बैटरी का ऋण ध्रुव लिया हुआ है। जो बैटरी का ऋण ध्रुव है उसको हम क्या बोलते हैं, जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड हमने यहां बना दिए। बैटरी के धन ध्रुव से जोड़कर इलेक्ट्रोड को एनोड बना दिया गया, और बैटरी के ऋण ध्रुव से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा वो कैथोड बन गया। दोनों को हमने उस द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डुबो दिया, ठीक है। अभी हमने क्या करना बाकी है, अभी हमको इसका स्विच ऑन करना बाकी है। जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, इस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा गुजरेगी, विद्युत धारा गुजरेगी इस इलेक्ट्रोलाइट अर्थात इस विद्युत अपघटय के अंदर। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटय कहेंगे। ये देखिए, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय, जिसके रूप में हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिया हुआ है। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, इलेक्ट्रोड, जो कैथोड और एनोड के रूप में है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा इसमें से गुजरनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे विद्युत धारा पहुंचेगी तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उस पर क्या होने वाला है, पहले अभिक्रिया हम ले रहे हैं, विद्युत अपघटय के अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी,
विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होने वाली है? विद्युत अपघटन के रूप में क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें जैसे ही विद्युत धारा गुजरेगी क्या होगा? ये देखिए Al2O3 है ना, द्रवित अवस्था में होगी। और हमने इसमें क्या किया है? हमने इसमें देखिए क्या किया है? विद्युत धारा गुजारी है, ठीक है। विद्युत धारा गुजारने पर क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूट जाएगा। किसमें? उसके आयन में। ये देखिए किस किस में टूट गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा को गुजारा तो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में टूट गया, है ना। क्या बनाया? Al2O3 विद्युत धारा गुजारने पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयंस में टूट गया, ठीक है। तो जैसे ही टूटता है ये आयंस जो है यहाँ पर पड़े रहेंगे। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे आयन इसमें पड़े रहेंगे, ठीक है। अभी क्या होने वाला है? जो कैथोड है जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है उसके ऊपर एक अभिक्रिया होने वाली है। उस अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, ये देखिए कैथोड पर क्या अभिक्रिया होने वाली है। कैथोड पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है, अर्थात नेगेटिव चार्ज है। और एल्यूमिनियम आयन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पे, अर्थात धन आवेशित एल्यूमिनियम आयन ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड कैथोड के पास जाएंगे, ठीक है। और जब ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? देखिए कैथोड पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, वो कैथोड पे गए। कैथोड पे क्या उपलब्ध है? इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। तो वहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, E4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम आयन लेंगे और किस में बदल देंगे? एल्यूमिनियम में बदल देंगे। ये देखिए एल्यूमिनियम बन जाएगा। और ये एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे मिल जाएगा। ये देखिए ये क्या आ गया है? यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया है। ऑक्सीजन रह गई है वहीं पर, एल्यूमिनियम चला गया है कैथोड पर। अब आप सोच रहे हो कि ऑक्साइड आयन इसमें पड़े, इनका क्या हुआ? तो ये जो ऑक्साइड आयन है इनके ऊपर क्या है? -2 चार्ज है, अर्थात -2 आवेशित ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कहां पर? एनोड पर। जो धन आवेशित है तो एनोड के ऊपर देखिए क्या अभिक्रिया होने वाली है। बहुत ही जरूरी है ये अभिक्रियाएं, आप याद रखिएगा। तो ऑक्साइड आयन जो O2 नेगेटिव था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आवेश था, और वो क्या करेंगे? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे क्योंकि धन आवेशित है। धन आवेशित यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड ले लेगी। और इलेक्ट्रोड जब दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगी तो ऑक्सीजन से जो आवेश है वो हट जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु बन जाएगा। यही ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ के ऑक्सीजन गैस के रूप में बदल जाएगा। और यही गैस देखिए यहाँ पर ऐसे बबल्स के रूप में, अर्थात बबुलों के रूप में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। O2 की देखिए यहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना। इस प्रकार से यहां पर एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड था उसको हमने तोड़ दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, एल्यूमिनियम को अलग कर दिया। और धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करना मतलब अपचयन, तो हो गया ना यहाँ पर अपचयन, है ना। कैसे हुआ? विद्युत की सहायता से हुआ, अपघटन करके। अपघटन करके मतलब तोड़ करके, देखा गया आपने यहाँ पर, है ना। तो ये था हमारे पास विद्युत अपघटनी अपचयन। तीसरे चरण में हमारे पास धातुएं तो आ गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी शुद्ध नहीं है। हमें उनको पूरे तरीके से शुद्ध करना है। शुद्ध करेंगे धातु परिष्करण विधि के अंदर। इसको हम धातुओं का शुद्धिकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातुएं आ गई, उनका रिफाइन करना है, शुद्ध करना है, अति शुद्ध करना है। कैसे करते हैं? उसकी कई विधियां हैं। जैसे
एक विधि है जॉन परिष्करण विधि अर्थात जॉन रिफाइनिंग विधि, और दूसरी हमारे पास यहां पे विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या है दूसरा? विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये पहली विधि तो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन ये दूसरी विधि जरूर है, हम इसी का अध्ययन करते हैं। देखें इस विधि को, विद्युत अपघटनी परिष्करण। एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये देखिए 2 इलेक्ट्रोड। ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, आपको याद रखना होगा इनमें से जो एक इलेक्ट्रोड है वो हम लेंगे मोटी, ये देखिए, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो पतली लेंगे। एक जो इलेक्ट्रोड लेंगे हम यहाँ पर वो रहेगी मोटी, ठीक है, और दूसरी जो है वो है हमारे पास पतली। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मोटी जो रहेगी उसको हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे। ये आप याद रखिएगा। देखिए मैं यहां जोड़ रहा हूं, बैटरी के धन ध्रुव से मैंने जोड़ा है। किसको जोड़ा है बैटरी के धन ध्रुव से? जो मोटी वाली इलेक्ट्रोड है उसको जोड़ दिया है मैंने धन ध्रुव से, और जो ऋण ध्रुव है उससे मैं किसको जोड़ने वाला हूं? उससे मैं जोड़ने वाला हूं किसको? ये देखिए जो पतली इलेक्ट्रोड है उसको, ये ऋण ध्रुव है, इसको मैंने पतली इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोड किसके लिए है? अशुद्ध कॉपर हमें यहाँ पर मोटी इलेक्ट्रोड के रूप में लेना है। ये क्या है? अशुद्ध कॉपर, मोटी अशुद्ध कॉपर रहेगी ये, ठीक है। यहां पर क्या है? पतली शुद्ध कॉपर है, कॉपर सी, ठीक है। ये मोटी इलेक्ट्रोड अशुद्ध कॉपर की बनी रहेगी, और जो पतली इलेक्ट्रोड है वो शुद्ध कॉपर की रहेगी। तो आइए मैं आपको यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रोड को भी दिखा देता हूं कि कैसे लेनी है हमें। आपको क्या करना है? आपको एक मोटी इलेक्ट्रोड लेनी है जो अशुद्ध कॉपर की रहेगी। ये हमारे पास देखिए अशुद्ध कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस अशुद्ध धातु की इलेक्ट्रोड को लगा दूंगा ये, और इसको मैं किसके साथ जोड़ दूंगा? तार की सहायता से बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दूंगा। और जिसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं वह क्या कहलाती है? उसको कहते हैं हम एनोड। अभी बताया था ना मैंने आपको कि जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं वो क्या होती है? एनोड। और अब हमारे पास क्या रहेगी कि बच गई है पतली शुद्ध धातु। पतली शुद्ध धातु के रूप में हम क्या लेंगे? कॉपर की एक और इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ये देखिए कॉपर की पतली सी इलेक्ट्रोड है, मैं इस पतली सी इलेक्ट्रोड को यहाँ पर लगा दूंगा। कॉपर की बनी रहेगी ये भी, पर ये शुद्ध कॉपर की रहेगी। ये देखिए शुद्ध कॉपर की पतली धातु की इलेक्ट्रोड है, और इसको हम क्या कर देंगे? नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। देखिए तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो मोटी अशुद्ध कॉपर की इलेक्ट्रोड है उसको एनोड बनाएंगे, उसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे, और जो शुद्ध पतली धातु की कॉपर है जिसको हम इलेक्ट्रोड के रूप में, कैथोड के रूप में, और जो शुद्ध पतली धातु और जो शुद्ध कॉपर की पतली इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बना देंगे, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। अब हमारे पास इसमें बच गया है इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघटक। देखिए विद्युत अपघटक के रूप में हम इसमें क्या लेने वाले हैं? आपको यह भी याद रखना होगा कि जो हम विद्युत अपघटक इसमें ले रहे हैं वह जिस धातु का हम यहाँ पे परिष्करण करेंगे उसी धातु का कोई भी लवण ले, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपर का कर रहे हैं परिष्करण, तो हम यहाँ पे कॉपर का कोई भी लवण ले लेंगे अर्थात कॉपर का साल्ट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं कॉपर सल्फेट, ये मैंने लिया है यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट लिया विद्युत अपघटय के रूप में। ये क्या है यहाँ पे, विद्युत अपघटय के रूप में मैंने यहां पे लिया है कॉपर सल्फेट को। जैसे ही मैं यहां पर स्विच को ऑन करता हूं, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत धारा गुजरेगी। तो ये जो विद्युत अपघटय है, इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, इसके अंदर से गुजरेगी। कॉपर सल्फेट का क्या होने वाला है, देखिए अभिक्रिया इसकी, विद्युत अपघटय में क्या अभिक्रिया होने वाली है। देखिए विद्युत अपघटय में हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। जब हम इसमें विद्युत धारा गुजारते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। किस किस में टूट जाएगा, कॉपर 2 प्लस आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन में टूट जाएगा। देखिए यहां पर देखिए, जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा गुजारेंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो यहाँ पर टूट जाएगा। किस किस में, कॉपर 2 प्लस आयन बन जाएंगे और सल्फेट 2 माइनस आयन बन जाएंगे। ठीक है, अब कॉपर 2 प्लस आयन जो बन रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर धन आवेश है, ये देखिए धन आवेश है, धन आवेश है तो इसको क्या चाहिएगा, इसको ऋण आवेश चाहिएगा। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉन को लेते ही क्या होगा, वो देखिए कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी। जो कॉपर है ना Cu2+, वहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो उसे चाहिए वो लेगा और लेकर के कॉपर धातु में बदल जाएगा। इस प्रकार से कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में बदल गया। यह कॉपर क्या होगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। ये देखिए ये इकट्ठा हो गया यहाँ पे कॉपर। ठीक है, इसके बाद बच गए यहाँ पे सल्फेट आयन, वो उसी विद्युत अपघटय के अंदर पड़े रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब जो एनोड है उसके ऊपर क्या अभिक्रिया होने वाली है, देखिए यहाँ पे अशुद्ध कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होगी वह देखते हैं हम। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कॉपर है Cu, ये यहाँ पर क्योंकि धनावेश से जुड़ी हुई है तो इसमें पूरे पे धनावेशित है। ये कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, धनावेशित एनोड ले लेगी। तो कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिए, छोड़ दिए, और छोड़ करके किस में बदल गया, कॉपर 2 प्लस आयन में बदल गया। कॉपर 2 प्लस आयन यहाँ से टूटा ये और इसमें चले गए, ये चले गए, देखो कॉपर 2 प्लस आयन। ये कॉपर 2 प्लस आयन फिर से सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएंगे और कॉपर 2 प्लस आयन सल्फेट आयन के साथ जुड़ के फिर से कॉपर सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विद्युत धारा गुजरने पर फिर से उसका देखिए यहाँ पर इस तरह से विभाजन हो जाएगा कॉपर आयन सल्फेट आयन में। कॉपर आयन को फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैथोड पे चला जाएगा, वो कैथोड पे जाके फिर से जाके देखिए इकट्ठा हो गया है। और जो एनोड है वहां से फिर से वो कॉपर जो अशुद्ध है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, वो वहां से फिर से हट जाएगी। इस तरीके से देखो ये हट गई यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से कॉपर आयन फिर से उसके अंदर चले जाएंगे, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और इस अभिक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब तक पुनरावृत्ति होती रहेगी जब तक ये मोटी जो धातु की छड़ थी ये पतली ना हो जाए। तो इस प्रकार अशुद्ध जो कॉपर की धातु है वो पतली होती चली जाएगी और जो शुद्ध धातु की जो इलेक्ट्रोड थी वो मोटी होती चली जाएगी। यहां पर जो अशुद्धियां होंगी वो यहां पर आपको नीचे यहां मिल जाएंगी। अशुद्धियां कहां मिलेंगी, अशुद्धियां एनोड के नीचे वाले क्षेत्र में आपको अशुद्धियां मिल जाएंगी। तो यह जो विधि थी हमारी विद्युत अपघटनीय परिष्करण अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आशा है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके उसका समाधान करिए।